हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे। संस्कृत व्याकरण का मैंने स्टार्टिंग आपको बताई थी और मैंने उसमें लिंग, पुरुष, वचन, ठीक है, ये सब आपको बताए थे। पुरुष हम कल पढ़ रहे थे और पुरुष में मैंने आपको उसका केवल इंट्रोडक्शन दिया था कि पुरुष कितने होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो आज उसी को डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसी का ही कोई अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था प्रथम पुरुष, ठीक है। हम कल प्रथम पुरुष पढ़े थे स्टार्टिंग में, और प्रथम पुरुष में हमने क्या पढ़ा था? प्रथम पुरुष मैंने क्या बोला था कि आपको सिर्फ इतना बताया था कि प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है? अन्य पुरुष। और साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था? अन्य पुरुष क्या बोला कि अन्य पुरुष क्या होता है? जो हमारे बीच में नहीं होता, उसके लिए हम वो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रथम पुरुष में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, अन्य होता है तो मैंने कल भी आपको बताई कि वह गया, वे दोनों गए, वे सब गए, उसने ये कार्य किया, उन दोनों ने काम किया, ये सब अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन उसको संस्कृत में किस तरह से लिखेंगे? तो हम देखो, संस्कृत में प्रथम पुरुष ही एक ऐसा है जिसमें तीन लिंग अलग अलग यूज़ होते हैं। कैसे अलग अलग यूज़ होते हैं? जैसे आप लोग पहले लिखिए पुल्लिंग, ठीक है। अब पुल्लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति का बोध करा है। यदि मैं किसी बॉय के लिए कहती हूँ कि वह गया, वह, वे दोनों गए, वे सब गए, तो मैं उसके लिए क्या शब्द यूज़ करूँगी? सह, तऊ और ते, ठीक है। आ रही बात समझ में? सह मतलब क्या होता है? वह, ठीक है। तऊ मतलब क्या होता है? वे दोनों, है ना। और ते मतलब क्या होता है? वे सब। आ रही बात समझ में? ये तो हो गया पुल्लिंग के लिए। यदि मैं सह यूज़ करती हूँ, सह मतलब वह होता है, तऊ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, ठीक है। इसी के साथ मैं प्रथम पुरुष में यदि स्त्रीलिंग की बात करती हूँ कि मेरे को किसी गर्ल के बारे में बात करनी है, किसी लेडी के बारे में बात करनी है, तो मैं उसके लिए क्या बोलूँगी? सा, ते और ताह, ठीक है। अब अर्थ वो के वही रहेंगे। सा मतलब क्या होता है? वह, ठीक है। ते मतलब वे दोनों, और ताह मतलब वे सब, ठीक है, वे सब, ठीक है। अर्थ वही रहेगा, लेकिन बुलाने का तरीका और उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सा गच्छति, वह जाती है, ठीक है, या सा गच्छत, वह गई, ठीक है। तो मैंने सा तो वही लगाया, इसमें ऐसे में सा गच्छति वह जाता है, और सा अगच्छत वह गया, है ना। लेकिन मैंने गया और गई शब्द चेंज कर दी, क्योंकि वो पुल्लिंग के लिए था, ये स्त्रीलिंग के लिए था। ऐसे ही मैं नपुंसकलिंग वर्ड की बात करती हूँ। अब संस्कृत में नपुंसकलिंग भी एक लिंग और माना गया है ना। तो इसके लिए पहचान मैंने बताई थी, म हलंत वाले वर्ड जो होते हैं वो नपुंसकलिंग होते हैं। अब नपुंसकलिंग कैसे आप कहेंगे कि मैम हमको क्या पता चलेगा ये नपुंसकलिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो नपुंसकलिंग वर्ड से मतलब ये हो जाता है कि आप, जैसे आप मान लो कोई कार्टून देखते हैं या कोई ऐसी फिल्म देखते हैं जो एनिमेटेड होती है फिल्म, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसमें पत्ते भी बोल रहे होते हैं, फूल भी बोल रहा होता है, उसमें गाड़ी भी बोल रही होती है, सब बोल रहे होते हैं। कोई एनिमेटेड जो शेर है वो भी बोल रहा होता है, ठीक है। उसमें सब इंसान, फूल, पत्ती सब बात कर रहे होते हैं। तो अपन कोई बॉय जो है किसी के द्वारा संबोधित किया जाता है फूल को, तो क्या बोलते हैं? हे पुष्प, ठीक है, पुष्प बोलेंगे उसको संस्कृत में। और फिर एक पुष्प को क्या बोलेंगे? हे पुष्पम, ठीक है। तो ऐसे ही हम जब उसके लिए वर्ड जो यूज़ करेंगे तो अपन क्या यूज़ करेंगे? तत्, ठीक है। वो जो नपुंसकलिंग वर्ड है उसके लिए हम तत् सर्वनाम यूज़ करेंगे। फिर दो पुष्पों के लिए ते, और बहुत सारे पुष्प होंगे यदि तो उसके लिए तानी, ठीक है। ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। गर्ल, बॉय के लिए हो गया, गर्ल के लिए हो गया, और ये हो गया नपुंसकलिंग वर्ड के लिए। तो ये क्या हो गया? इसका अर्थ भी सेम वही रहेगा ना, और बस केवल हमारे बोलने के लिए सर्वनाम जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका प्रथम पुरुष कंप्लीट होता है, ठीक है। सह, तऊ, ते, स्त्रीलिंग में हो गया सा, ते, ता, नपुंसकलिंग हो गया तत्, ते, तानि। अब सह बालकः, सा बालिका, तत् पुष्पम, ठीक है, तौ बालकौ, ठीक है, ते बालिके, ते फले या ते पुष्पे, ठीक है। फिर ते यहाँ पे है बहुवचन, तो मैं क्या लिखूंगी? ते बालकाः, ठीक है, ताः बालिकाः और तानि पुष्पाणि। आई बात समझ में? इसी तरह से हम संज्ञा के साथ इन सर्वनामों को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड मध्यम पुरुष पर।
ठीक है। सेकंड है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष तो मैंने क्या बोला, 3 अलग अलग लिंग होते हैं उसमें, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष तो अब आप एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बात सुनो कि यदि मैं मध्यम पुरुष में मैं किसी गर्ल के बोलती हूँ, मध्यम पुरुष क्या होता है, जो सुनने वाला होता है। सुनने वाले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आप, तुम, ठीक है, ये वर्ड यूज़ करते हैं। आप खड़े हो जाइए, आप यहाँ आ जाइए, आप चले जाइए, आप खा लीजिए, तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, तुम आ जाओ। तो अपन ने क्या किया, तुम, आप, ये वर्ड सामने वाले के लिए यूज़ किए ना। अब मैं तुम के लिए मैं गर्ल को भी बोल सकती हूँ, मैं बॉय को भी बोल सकती हूँ, कोई पुष्प है तो उसको भी बोल सकती हूँ, तुम कितने सुंदर हो, ठीक है। तो इसलिए मध्यम पुरुष जो होता है वो तीनों लिंगों में समान चलता है। और उसके लिए जो वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं, त्वम, युवाम और यूयम, ठीक है। तो इनके लिए क्या हो गए, त्वम, युवाम और यूयम, ठीक है। त्वम मतलब क्या होता है, तुम, ठीक है, त्वम मतलब तुम। यहाँ पे जैसे सह मतलब वह था, ऐसे त्वम मतलब तुम हो गया, युवाम मतलब तुम दोनों, ठीक है। और यूयम मतलब क्या हो गया, तुम सब, ये बहुवचन वर्ड हो गया, तुम सब, ठीक है। तो समझ में आई बात कि यूयम में बड़े की मात्रा लगाइए, है ना। तुम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अब मैं ये गर्ल के लिए भी तुम यूज़ करूँगी, बॉय के लिए भी करूँगी, किसी नपुंसकलिंग चीज़ के लिए भी कर सकती हूँ, ठीक है, जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो जो हमारे सामने होता है, श्रोता होता है, वो मध्यम पुरुष होता है। ये बात समझ में आई। अब आ जाते हैं अपन उत्तम पुरुष पे, ठीक है। यह है उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में मैंने कल आपको बताया, उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बोल रहा होता है। मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं कौन हो गई, उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं, ठीक है। 2 टीचर होंगे हम तो हम 2 बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो हम सब बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है। तो उत्तम पुरुष के लिए हम क्या, वो भी क्या होता है, तीनों लिंगों में समान होगा। मैं लेडी हूँ तो मैं अपने लिए मैं यूज़ करूँ, कोई सर होंगे, कोई जेंट्स होगा, वो भी अपने लिए मैं यूज़ करेगा, ठीक है। या कोई पुष्प फल वगैरह है, यदि वो बोल रहा है तो वो भी अपने लिए मैं यूज़ करेगा। इसलिए हम क्या हो गया, हम उसको तीनों लिंगों में समान ही लिखते हैं। तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है अहम, आवाम और वयम, ठीक है। तो अहम का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया मैं। आवाम मतलब हम 2, ठीक है, या हम दोनों। और वयम मतलब हम सब। यहाँ तक समझ में आई बात अच्छे से कि हमने कल पुरुष पढ़ना शुरू किया था। 3 प्रकार के पुरुष पढ़े थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब इन 3 पुरुषों में हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया कि किस तरह के सर्वनाम यूज़ होंगे। अब यहाँ मैंने सिर्फ सर्वनाम बताया आपको। यदि मैं यहाँ पे क्या कहूँ, सह की जगह बालिका कर दूँ, सा की जगह बालिका कर दूँ, तत् की जगह फलम कर दूँ, त्वम की जगह कोई किसी का नाम लिख दूँ, अहम की जगह मैं किसी का नाम लिख दूँ, मेरे बारे में मेरा खुद का नाम लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, वो संज्ञा शब्द हो जाएंगे और उनके शब्द रूप चल जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे शब्द इन पे ही डिपेंड करता है कि आगे हमें इनकी अकॉर्डिंग क्रिया कैसे लगानी है, वो हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसके आगे और क्या क्या ग्रामर पोर्शन में आता है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट जो है वो टॉपिक देखते हैं एक। अभी अपन ने पुरुष पढ़े, ऐसे आप संस्कृत में धातु भी समझिए, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है धातु, है ना। धातु किसको कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत में जो क्या होता है, क्रिया जो होती है, क्रिया किसको कहते हैं, जो काम होता है। तो क्रिया के मूल रूप को, क्रिया का मूल रूप अभी मैं समझाती हूँ क्या होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु है। अब क्रिया का मूल रूप क्या है, हिंदी में देखो समझो आप, तो हिंदी में क्रिया का मूल रूप क्या हो गया, मैंने बोला पढ़ना, तो उसका मैं हिंदी में अभी लिखना, आप लोग ये लिखना मत, ठीक है। अब ये समझने के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, पढ़ना एक क्या है, हिंदी में क्रिया है, ठीक है। मैं जब इसकी धातु लिखती हूँ, इसका मूल रूप क्या था, पढ़, ठीक है। पढ़ से पढ़ना बना, लिखना से लिख से लिखना बना, ठीक है। तो इस तरह धातुएं जो होती हैं वो मूल कहलाती है। पढ़ जो है वो उसका मूल रूप है। अब संस्कृत की बात करें अपन, ठीक है, तो
तो संस्कृत की बात में क्या होता है कि संस्कृत में क्या होता है कि जैसे मैं आपको अब उसे पढ़ना लिखता तो आता नहीं शब्द, है ना, उसमें क्या लिखते हैं अपन, पठती, पठसी, पठामी, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो पठसी पठती किससे बना, वो पठ धातु से बना, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे मैंने उदाहरण स्वरूप लिखी है, उदाहरण के रूप में कि उदाहरण में अपने क्या लिखा कि पठती, इसका पठती का मूल रूप क्या हो गया, पठ धातु, ये धातु है, ये पठ जो है वो धातु है, ठीक है। मैंने लिखा क्रीडती, ठीक है, क्रीडती, ठीक है। ये क्रीडती क्या है, ये क्रीड धातु का शब्द है, ये इससे शब्द बना है और धातु क्या थी, क्रीड थी, ठीक है। मैंने लिखा लिखती या लिखामी, वर्ड चेंज करते हैं अपन, लिखामी, ठीक है। तो लिखामी किससे बना, लिख धातु से, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा गच्छामी या गच्छसी, ठीक है, शब्द बना गच्छसी और उससे किससे बना, वो गम धातु से, ठीक है। धातुएं मैं और भी अच्छे से बताऊंगी आपको कुछ कुछ, क्योंकि धातुओं में क्या होती है, दो पार्ट में बांटते हैं हम, धातुओं को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होती है परिवर्तनीय धातुएं, ठीक है, जो परिवर्तन हो जाती है, ठीक है, और एक होती है अपरिवर्तनीय धातु, ठीक है, अपरिवर्तनीय धातु, ठीक है। अब परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय से क्या मतलब आ रहा है, एक शॉर्ट वे में समझ लो आप केवल, कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने धातु लिखी गम, लेकिन जब मैं इसका शब्द बनाऊंगी तो मैं जब से शब्द जो बनेगा, शब्द रूप या धातु रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा, गच्छति। तो गम और गच्छ में थोड़ा अंतर हो गया ना, गम धातु थी और गम धातु का हमने गच्छ बना दिया, ठीक है। या फिर हम इसको जब भविष्यत काल में चेंज करते हैं तो रूप बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, गमी शेती हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ धातु होती है, जैसे कि नम धातु है, ठीक है, नम धातु है, नम मतलब नमस्कार करना, लेकिन जब मैं इसका रूप बनाती हूँ तो लट लकार में तो नमति ही रहता है, लेकिन जब मैं इसको चेंज करती हूँ तो क्या हो जाता है, नंस्यति। आ रही बात समझ में, ठीक है। मतलब कुल मिला के जब मूल धातु से शब्द कुछ अलग बन रहा है तो वो परिवर्तनीय हो गई, और जिसमें पठ धातु थी, पठ से क्या बन रहा था, पठती बन रहा था, साफ साफ समझ में आ रहा था। लिखती था अपना, तो लिखती से क्या बन रहा था हमारा, क्या बन रहा, लिखती किससे बन रहा था, लिख धातु से बन रहा था, ठीक है। ऐसे ही अपन ने क्रीडती लिखा था तो क्रीड धातु से बन रहा था। तो कुल मिला के छोटी सी बात है कि परिवर्तनीय धातु होती है जिसमें जो मूल धातु होती है उससे शब्द जो है वो चेंज होता है, ठीक है, और जो अपरिवर्तनीय होती है उसमें शब्द चेंज नहीं होता है। तो ये एक धातु की बात थी। अब अपने एक बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ जाते हैं, लकार, ठीक है। ये लकार क्या कहलाता है संस्कृत में, ठीक है। लकार को हम काल भी कहते हैं, ठीक है। हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, ठीक है, उसमें अपन 3 काल ही पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं, 3 काल के अलावा 5 काल होते हैं, ठीक है। संस्कृत में लकार लिखो कि लकार के लिए क्या बोला है कि ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं से मतलब समझ में आ रहा है, क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। क्रिया तो किसी भी तरीके से हो सकती है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं हैं, है ना। तो अवस्थाओं से मतलब आपको समझ में आ रही है बात की क्या हो रही है, ठीक है। अब मैंने बोला मैं खाना खाती हूँ या खा रही हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा इस समय का काम हो गया। मैंने खाना खाया, ये क्या हो गया, ये भूतकाल का मैं काम कर चुकी हूँ। मैं खाना खाऊंगी, तो ये क्या हो गया, मैं भविष्यत काल। तो मेरे काम करने की अवस्थाएं चेंज होती गई ना, कुछ काम मैं अभी कर रही थी, कुछ मैं बाद में करूँगी, कुछ कर चुकी हूँ, तो ये अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। और अवस्थाएं तथा काल, ठीक है। तो ये जो लकार है ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं तथा कालों का ठीक है, कालों का के बारे में या के विषय में बताती हैं। ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं और कालों के विषय में बताती है, बताते हैं। लकार जो होते हैं वो बताते हैं,
ठीक है, ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं तथा कालों के विषय में बताते हैं। ठीक है, अब संस्कृत में जो है वो 5 काल होते हैं। टॉपिक उसमें आगे लिखिए कि संस्कृत में, हिंदी में तो हम 3 ही पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन संस्कृत में 5 लकार मुख्यतः होते हैं। संस्कृत में मुख्यतः 5 लकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पहला है लट लकार। ठीक है, लट लकार। ठीक है, लट लकार को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। पहले अपन नाम लिख लेते हैं, फिर उनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लट लकार मतलब वर्तमान काल। फिर सेकंड हो गया ऋट लकार। ठीक है, ऋट लकार। लट और ऋट में अंतर है, देखो, है ना, ल और ट में हलंत लग रहा है, और री, ल में री की मात्रा, और ट, ऋट लकार। ऋट लकार होता है भविष्यत काल। ठीक है, और थर्ड नंबर का हमारा जो है वो थर्ड नंबर का क्या है? लंग लकार। ठीक है, पहला लट लकार था, सेकंड था ऋट लकार, थर्ड है लंग लकार। लंग लकार किसको कहते हैं? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल, जो काम हो चुका है उसको हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो भूतकाल मतलब जो काम हो गया, है ना। फोर्थ नंबर जो है हमारा वो है लोट लकार। ये अपने सिर्फ संस्कृत में ही होते हैं, हिंदी में अपन सिर्फ लंग लकार तक पढ़ते हैं, भूतकाल तक, है ना। संस्कृत में लोट लकार। लोट लकार देखो अच्छे से समझना कि ये आज्ञार्थक काल होता है। आज्ञार्थक किसको कहते हैं? जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं। ठीक है, आज्ञार्थक काल, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या फिर हम किसी को अनुमति देते हैं। ठीक है, कि आप जैसे क्लास में होते हो ना, तो क्लास में आप लोग वॉशरूम की अनुमति मांगते हो टीचर से, ठीक है, या पानी पीने की अनुमति मांगते हो, या फिर इसके अलावा जो होता है आज्ञार्थक, वो होता है आशीर्वाद देने के लिए भी। ठीक है, हम किसी को ब्लेस करते हैं, ठीक है, तो आशीर्वाद वगैरह देने में जो वर्ड यूज़ आते हैं उसमें भी हम कौन सा लकार यूज़ करते हैं? लोट लकार। ठीक है, तो लोट लकार क्या हो गया? आज्ञा के लिए होता है, जनरली आज्ञा के लिए होता है। तुम वहाँ जाओ, तुम ये खाओ, तुम ये पियो, यहाँ से ये रख दो। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस आएंगे तो क्या हो जाएगा? लोट लकार। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका आता है विधिलिंग। विधिलिंग, विधिलिंग क्या होता है? विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, आपको कोई सजेशन दे रहा है तो वो कौन सा लकार होगा? विधिलिंग। आपको ऐसा करना चाहिए, आप इस योग्य हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ने योग्य हो, आप डॉक्टर बनने योग्य हो। ठीक है, आप वहाँ जाने योग्य हो। ठीक है, इसके अलावा जो विधिलिंग जो होता है वो आप किसी को निमंत्रण देने के लिए भी काम आता है। यदि हम किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या करते हैं? विधिलिंग का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई संभावना हमको ऐसी लग रही है कि कोई डाउटफुल वाली बात हो रही है, संभावना लग रही है, तो हम उसमें भी क्या होता है? विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे शायद आज बारिश आ जाए, है ना, तो अपन ने संभावना व्यक्त की ना सेंटेंस में, तो उस संस्कृत में उसमें हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 5 लकार संस्कृत में मुख्यतः होते हैं। जब वैदिक काल था ना, तो वैदिक काल में तो 10 लकार होते थे। ठीक है, और 10 लकारों का अलग अलग प्रयोग होता था, सेंटेंस होते थे। अब अपन जो पुरानी बुक्स हो, कभी आपके हाथ लगे तो कभी ध्यान देखना, तो देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो कौन से लकार में लिखा हुआ है ना, क्योंकि उसमें तब लिट लकार और दूसरे और लुंग लकार और इस तरह के बहुत सारे लकार थे। लेकिन फिर उनको संशोधित करके उनको जो काम की चीज़ें थी जिसमें लोगों को समझ में आए, वो करके 5 मुख्यतः लकार बांट दिए गए, जिसमें सामान्य सेंटेंस लिखे और बोले जाते हैं। अब आप पहले आ जाओ, फर्स्ट आपका है लट लकार। ठीक है, लट लकार को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि क्या होता है लट लकार। लट लकार होता है वर्तमान काल, जो काम इस समय हो रहा है। ठीक है, जो काम इस समय हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, उसको हम लट लकार कहते हैं। इस समय में हो रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं देती हूँ, एक सेंटेंस आपको देती हूँ, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक
पढ़ता है। ठीक है, अब इस समय पढ़ता है से समझ में आ रही है हमको बात कि वह अभी पढ़ रहा है पुस्तक। ठीक है, तो क्रिया यहाँ पे अपन जो क्रिया लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, वर्तमान काल की लगा रहे हैं, और वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। मैं लट लकार का प्रयोग करूँगी। ठीक है, तो कैसे करूँगी, राम को मैंने क्या लिखा, एक वचन का है इसलिए रामः। ठीक है, रामः एक ही है। पुस्तक को पढ़ता है तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, अपन ने कारक पढ़े हैं ना, तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म कारक, तो पुस्तकम। ठीक है, अब राम एक है तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन की होगी, तो मैं एक वचन की क्या लगाऊंगी, लट लकार की, पठति। ठीक है, रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया आपका, छात्र दौड़ते हैं। ठीक है, ये पहला सेंटेंस था आपका, ये दूसरा सेंटेंस है, छात्र दौड़ते हैं। ठीक है, दौड़ते हैं। अब यहाँ पे दौड़ते हैं बहुवचन हो रहा है, और लेकिन क्रिया कौन सी है, वर्तमान काल की है, तो मैं छात्र क्या लगा दूंगी, बहुवचन। बहुत सारे छात्र दौड़ रहे, तो अभी भी मैंने बताया था पहले भी, छात्रः छात्रौ छात्राः स तौ ते बताया था प्रथम पुरुष, तो यहाँ पे छात्र बहुवचन है तो मैं क्या लिख दूंगी, छात्राः। ठीक है, रामः रामौ रामाः, तो बहुवचन के साथ क्या हो गया, छात्राः। ठीक है, दौड़ते हैं, दौड़ने के लिए धाव धातु आती है। ठीक है, तो धाव धातु कैसे हो जाएगी, ये एक वचन की करता था तो एक वचन की क्रिया आई थी, यहाँ बहुवचन का करता है तो बहुवचन की आएगी, तो धावती धावतः धावन्ति। जब अपन ये धातु रूप अच्छे से लर्न कर लेंगे ना, तो हमें ये अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं कुछ समय बाद आपके लिंक में उसमें डालूंगी कि कुछ धातु रूप जो हैं वो पांचों लकारों में आपको अच्छे से लर्न करने, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना, धातु रूप को लर्न करने का भी एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, बाकी वो तो आप अच्छे अपने IQ से लर्न करोगे तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, वो अच्छे से लर्न होंगे। फिर आपका सेकंड जो है वो है लृट लकार। लृट लकार, लृट लकार को मैंने क्या बताया था आपको, भविष्यत काल। और भविष्यत काल में क्या कहते हैं, भविष्यत काल जो काम होगा। ठीक है, जो काम आने वाले समय में हो रहा है। ठीक है, आने वाले समय में होगा। तो वो हो गया भविष्यत काल। उदाहरण जैसे मैंने बोला आपको भविष्यत काल का कि राम आएगा। ठीक है, अपन एक उदाहरण ले लिया इसका, और उदाहरण में हमने क्या बोला कि राम आएगा। अब आएगा न तो अभी आ रहा है वो, ठीक है, और नहीं वो आ चुका है, आएगा तो भविष्य की बात हो रही है ना, बात हो रही है। तो राम को तो हमने रामः लिखा क्योंकि वो एक ही है, प्रथमा विभक्ति का हो गया। आएगा, अब आएगा के लिए हम गम धातु यूज़ करेंगे। जाना क्या होता है, गम धातु है ना, लेकिन आना आ प्लस गम धातु होती है। ठीक है, उसमें उपसर्ग लग जाता है आ। ठीक है, तो हम उसको क्योंकि अब भविष्य काल है तो उसके रूप भी अलग चलेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, आगमिष्यति। ठीक है, ये धातु रूप लर्न करने पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हो। बस यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ मैं कि आप सेंटेंस पढ़ के और वर्ड को पढ़ के किस तरह से क्रियाएं लगाओगी। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे एक इसका और उदाहरण बता देती हूँ। जैसे एक उदाहरण हम लिखते हैं भविष्यत काल का कि वह पुस्तक पढ़ेगा। अभी अपन ने पढ़ा राम पुस्तक पढ़ता है, और मैंने इसकी जगह एक उदाहरण में लिख दिया कि राम पुस्तक पढ़ेगा। चलो इसी को चेंज करते हैं, राम पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पढ़ता है आया था तो पठती लगाया, यहाँ पढ़ेगा आएगा तो क्या हो गया, रामः पुस्तकम। कर्ता और कर्म पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्रिया पे फर्क पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे पढ़ता है की जगह पढ़ेगा हो गया, तो पठिष्यति। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ेगा, पठिष्यति। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे यदि मैं भिन्न जो अर्थ वाली थी, परिवर्तनीय वाली जो धातुएं थी उसको लेती हूँ, तो जैसे मैंने लिखा रमा जल पिएगी, रमा जल पिएगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, रमा तो रमा ही रहेगी क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसमें कोई विसर्ग वगैरह नहीं लगेगा, एक ही है। तो जल को पिएगी तो द्वितीय विभक्ति हो गई जलम। ठीक है, और पिएगी के लिए जब अपन पिबती पिबता लिखते हैं लट लकार में, और जब उसको चेंज लृट लकार में करना होता है अपन को भविष्य में, तो हम क्या लिखते हैं, पास्यति, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति।
ठीक है, तो ये एक है तो पास्यति हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज अपन ने 2 लकार पढ़ लिए। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से रीड करिए, अपने नोटबुक में उतारना चाहें, नोट्स बनाना चाहें वो बनाइए, और अच्छे से इनको समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। ठीक है, कल मैं आपको 3 और लकार बताती हूँ, उनके उदाहरण सहित बताती हूँ, फिर आगे और अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय।